Namaskar dear friends. First of all I would like to welcome you all in the e-classes of CPC. My dear friends, मैं e-classes of CPC में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा. This is the very first class of CPC. CPC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इन हिंदी में कहें तो सिविल प्रक्रिया संहिता या व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 भी हम इसे कहते हैं. आज डियर फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ सीपीसी. सीपीसी क्या है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सीपीसी एंड व्हाई द सीपीसी मस्ट बी गॉन थ्रू बाय अस, और हम सीपीसी क्यों पढ़ें, सीपीसी क्यों पढ़ी जानी चाहिए. और स्पेसिफिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सीपीसी के कुछ बेसिक्स और प्लस उसके फंडामेंटल्स विद एप्लीकेबिलिटी. उसके फंडामेंटल्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीसी जो है, सीपीसी इज अ सिविल प्रोसीजरल लॉ. जो सीपीसी है डियर फ्रेंड्स वो एक सिविल प्रोसीजरल लॉ है. अब सीपीसी जो है, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो सब्जेक्ट किन किन एग्जाम्स में आता है. इट मीन्स व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. सीपीसी जो है वो जुडिशियल एग्जाम में आता है और लॉ के मोस्ट ऑफ द सभी मेन एग्जाम्स में आता है. फॉर एग्जांपल जिस तरह की सिविल जज हो गया, एडीजे का एग्ज़ाम है, और कुछ स्टेट्स में एडीपीओ जैसे आप कहते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मीन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, कुछ स्टेट्स में एडीए कहते हैं, कुछ स्टेट में एपीपी या एडीपीओ कहते हैं. तो उन स्टेट्स में भी सीपीसी आती है. और जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी हम एलएलबी में भी स्टडी करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, विद ऑल एस्पेक्ट्स मीन इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके मैं सीपीसी के कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा. जो सीपीसी है वो एक सिविल प्रोसीजरल लॉ है. मीन जब भी हम किसी भी एक्ट को या संहिता को पढ़ते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो सब्सटेंटिव लॉ है और या फिर प्रोसीजरल लॉ है. तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो सीपीसी है वो एक सिविल प्रोसीजरल लॉ है. तो जो सिविल सूट होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं, उनकी जो कॉमन प्रोसीजर होती है, जो कॉमन सिविल प्रोसीजर होती है, वो सीपीसी में मेंशन की गई है. सो माय डियर फ्रेंड, जो सीपीसी है इट इज़ अ कॉमन सिविल प्रोसीजरल लॉ, एक कॉमन सिविल प्रोसीजरल लॉ है. अब बात करते हैं, जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसका एक्ट नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, और वो पर्टिकुलर एक्ट या संहिता किन किन एरियाज़ पर एप्लीकेबल होती है, ये हमें पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें मैं आपको सीपीसी के कंटेक्स्ट में बताना चाहूँगा. तो जो सीपीसी है डियर फ्रेंड, सीपीसी का जो एक्ट नंबर है वो है 5. और जो सीपीसी है, सीपीसी की जहाँ तक हम डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी के अनुसार जो सीपीसी है वो 1 जनवरी 1909 मीन 1 जनवरी 1909 को इन्फोर्स हुई. मीन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सीपीसी इज दैट इज 1 जनवरी 1909. अब हम बात करते हैं कि जो सीपीसी है वो सिविल सूट फाइल करने से लेकर एग्जीक्यूशन तक मीन निष्पादन तक की प्रक्रिया बताती है. सीपीसी में 2 पार्ट हैं. पहला पार्ट है जिसमें सेक्शंस मेंशन किए गए हैं. सेक्शन को हिंदी में धाराएं कहते हैं, जो धारा 1 से लेकर 158 तक का पार्ट है, जिसे हम सीपीसी का मूल निकाय मीन फंडामेंटल बॉडी भी हम कहते हैं. दूसरा जो पार्ट है सीपीसी का वो है एक शेड्यूल मीन अनुसूची. उस अनुसूची में 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं. अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन अक्सर कई बार कॉम्पिटिटिव जुडिशियल एग्जाम में पूछा गया है कि सीपीसी में अमेंडमेंट की पावर किस किस को दी गई है. ये भी मैं आपको बताऊंगा. अभी बस 2 मिनट वेट कीजिए, आई वुड लाइक टू टेल यू. तो जो सीपीसी है, जब सीपीसी सिविल प्रोसीजर की हम बात करते हैं, जब आप इसकी प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसकी प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर डायरेक्ट हो तो ओपन कर लीजिए, एन एक्ट 4 या यूं कहें कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर. इट मीन्स कि जो सिविल न्यायालयों की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित विधियों का समेकन मीन कंसोलिडेशन और संशोधन करने के लिए ये अधिनियम है. अब मैंने आपको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बता ही दी है. जब हम
जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न हिस्सा था और भारत के संविधान का आर्टिकल 1 जब आप पढ़ेंगे और शेड्यूल फर्स्ट पढ़ेंगे तो शेड्यूल फर्स्ट के सीरियल नंबर 15 पर जम्मू एंड कश्मीर को प्लेस किया गया था। और आर्टिकल 35A और 370 आपने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी। अभी प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को इन्फोर्स हुआ, उस एक्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर पहले भी इंटेग्रल पार्ट था और प्रेजेंट सिनेरियो में भी भारत का इंटेग्रल पार्ट है। पहले अगर हम 31 अक्टूबर 2019 के पहले की बात करें तो जो सीपीसी है वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस एक्ट के अनुसार जो सीपीसी है वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होती है। अब जो सीपीसी है वो पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होती थी, बट प्रेजेंट सिनेरियो में ये जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल होती है। नंबर दूसरी बात, जो नागालैंड है और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, उन पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती है। ये क्लियरली सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है। लेकिन अब प्रेजेंट स्थिति ये है, मैं आपको बहुत कम समय में फाइंडिंग्स बता देता हूँ कि सीपीसी प्रेजेंट सिनेरियो में जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होती है, लेकिन नागालैंड और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, मीन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन नागालैंड और ट्राइबल जो एरियाज़ हैं उनके संबंध में प्रोविज़न किए गए हैं। जब आप सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 पढ़ेंगे, क्लॉज बी के बाद प्रोवाइडेड है, उस प्रोवाइडेड में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में, कि जो संबंधित राज्य सरकार है वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक उपांतरों के सहित सीपीसी के जो उपबंध हैं वो नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर भी लागू कर सकती है, मीन सूटेबल अमेंडमेंट्स के साथ। अगर राज्य सरकार चाहे, जो संबंधित राज्य सरकार है, अगर वो चाहे तो फंडामेंटल जो सीपीसी है वो नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है, लेकिन राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है, ये पावर दी गई है कि वो राज्य अधिसूचना द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश करके नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर जो अनुषांगिक, सप्लीमेंटल और परिणामिक जो उपांतर हैं अमेंडमेंट्स के साथ भी लागू कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर सीपीसी में ही मेंशन की गई है। आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं सीपीसी में किस किस को अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है। सीपीसी वेयर एज 1908 की ड्राफ्टेड है, आपने पढ़ा है कि सीपीसी 1908 नाम ही है इसका, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कि 1 जनवरी 1909 से लागू हुई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सीपीसी में 2 पार्ट हैं, उन 2 पार्ट्स में अमेंडमेंट की पावर किस किस को है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सीपीसी है डियर फ्रेंड्स, जो सेक्शन वाला पार्ट है, उस सेक्शन वाले पार्ट में भारत की जो केंद्रीय विधायिका है, इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, मीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, उसको भी अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है और स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी दी गई है। जो सेक्शंस वाला पार्ट है, सेक्शंस वाला पार्ट जो है वो सेक्शन 1 से लेकर 158 तक, जो सीपीसी का फंडामेंटल मूल निकाय भी हम उसको कहते हैं। जो शेड्यूल है सीपीसी की, उसमें जो 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं, उसमें अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो भारत की संसद, मीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट्स को भी वो पावर दी गई है, मीन हाई कोर्ट्स भी ऑर्डर्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सीपीसी में राज्य विधायिका जो हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनको पावर किस बेसिस पर दी गई है। जो सीपीसी है वो एक्चुअली में भारत के संविधान की कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 है वो कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, और कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से
इसमें भारत की संसद और राज्य विधायिकाओं को भी अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है, और जो ऑर्डर्स वाला पार्ट है उसमें हाई कोर्ट्स भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बीइंग वन ऑफ द एंट्रीज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, द पावर ऑल्सो हैज़ बीन फर्निश्ड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और हर सब्जेक्ट को हम संविधान से रिलेट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि भारत का संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ है, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स कंटेंट। जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक कंटेंट है। और अगर हम भारत के संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो या उनका अल्पीकरण करती हो। अगर राज्य सरकार ऐसा लॉ बनाती है देन सच लॉ शैल बी वॉइड। वो लॉ क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो भारत के संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं, अगर उनसे अल्पीकृत डेरोगेटरी इनकंसिस्टेंट कोई लॉ होता है देन सच लॉ शैल बी वॉइड। वो लॉ क्या होगा? वॉइड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के व्यू से हर सब्जेक्ट को हम, जो लॉ का सब्जेक्ट है उसे हम संविधान से रिलेट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको सीपीसी के कुछ बेसिक्स बताए कि सीपीसी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, और कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से उसमें अमेंडमेंट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर को भी दी गई है। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 मीन जो ऑर्डर्स वाला पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें अमेंडमेंट करने की पावर भारत की संसद, राज्य विधायिका और उच्च न्यायालयों को भी दी गई है। लेकिन जो ऑर्डर्स में जो संशोधन होंगे, जो सीपीसी का सेक्शन वाला पार्ट है जिसे हम मूल निकाय कहते हैं, उनसे इनकंसिस्टेंट अमेंडमेंट नहीं होगा। तो जब भी किसी एक्ट को हम पढ़ते हैं तो उस एक्ट का नंबर क्या है? इस सीपीसी का नंबर 5 है, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, और उसको डेट ऑफ असेंट, अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो डेट ऑफ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, स्टेट का लॉ है तो डेट ऑफ असेंट ऑफ गवर्नर, और अगर पुराना है तो गवर्नर जनरल की क्या डेट ऑफ असेंट रही है, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, उस एक्ट की प्रियम्बल, और प्लस उसकी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी हमें पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्रिमिनल का है या सिविल का है। इसके अलावा वो जो पर्टिकुलर एक्ट या संहिता जो आप पढ़ रहे हैं वो ये भी पता होना चाहिए कि वो मूलभूत विधि दैट इज़ मौलिक सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सीपीसी के कुछ बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर 2 रिलेटिंग टू सीपीसी, उसमें हम बेसिकली नहीं कुछ एडवांस में भी डिस्कस करेंगे, जो कि जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अदर लॉ के एग्जाम्स में भी आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जिस तरह की कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि प्लेंट रिजेक्ट कब होता है, और क्या प्लेंट डिसमिस भी हो सकता है, या प्लेंट कभी डिसमिस होता ही नहीं है, प्लेंट का ओनली रिजेक्शन होता है। अगर होता है तो सीपीसी के किस रूल से और किस ऑर्डर से, प्लेंट को कब रिटर्न कर दिया जाता है, उसकी क्या प्रोसीजर है और कौन से ऑर्डर से रिलेट होता है, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ किन सूट्स में एप्लीकेबल होता है और सेट ऑफ किन सूट्स में किन बातों में एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर कौन होता है, और जजमेंट डेटर कौन होता है, गार्निशर कौन होता है, गार्निशी कौन होता है, सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है, कौन सा है, तो वो ऑर्डर है 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है सीपीसी का, जो एग्जीक्यूशन निष्पादन से रिलेटेड है और जिसमें 106 नियम है। बस यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर 21, कितने नियम है उसमें? 106। और ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है कि न्यायालय के निर्णय सुनाने की कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड सीपीसी में प्रिस्क्राइब किया गया है। सम्मन से रिलेटेड मेनली देयर आर 3 ऑर्डर्स मेनली इन सीपीसी। ऑर्डर 5 जो है वो किसको सम्मन के इशुएंस की बात करता है? एक ऑर्डर 16 है, मतलब आदेश 16, एक ऑर्डर 16A है। तो ऑर्डर 5
ऑर्डर 16 और ऑर्डर 16A में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्डर 5 से जो संबंध जाता है वो डिफेंडेंट को जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिफेंडेंट कौन है, और ऑर्डर 16 से जो संबंध जाता है वो विटनेस को जाता है। लेकिन ऑर्डर 16A और बना हुआ है जिसमें संबंध विटनेस को जाता है, लेकिन उस विटनेस को जो कि प्रिजन मीन कारागार में बंद है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई डिफेंडेंट है तो उसे सम्मन ऑर्डर 5 से जाता है, और अगर कोई विटनेस है तो ऑर्डर 16 से। अगर कोई विटनेस कारागार में बंद है, प्रिजन में बंद है, तो ऑर्डर 16A से जाता है। लेकिन अगर कोई डिफेंडेंट प्रिजन में बंद है, सिविल प्रिजन में बंद है, तो उसे किस ऑर्डर के किस रूल से सम्मन इशू किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्तियां, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुडिशरी में पूछा गया है। जैसे अभी मध्य प्रदेश जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर कई बार पूछा गया है कि एक इनहेरेंट पावर क्रिमिनल CRPC 482/482 में दी गई हैं, वो किसे दी गई हैं? उच्च न्यायालय को मीन हाई कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट को, या ऑल क्रिमिनल कोर्ट्स को। और जो 151 CPC है उसमें इनहेरेंट पावर किसको दी गई है? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, और या फिर ऑल सिविल कोर्ट्स को। तो एक्चुअली में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 482 CRPC इन कनेक्शन विद द इनहेरेंट पावर, इन हिंदी अंतर्निहित शक्तियां। सिविल में जो सेक्शन है 151 मीन CPC में, उसमें भी अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं। तो अंतर्निहित शक्तियों में क्या डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल में? क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 साल से रिपीटेडली मध्य प्रदेश जुडिशरी में पूछा गया है। शायद ही कोई स्टेट हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आता है कि एक्चुअल कंडीशन में जो काउंटर सिविल सूट होता है, जिसमें हम काउंटर करते हैं, काउंटर केस फाइल करते हैं सिविल में, तो उसके एक्चुअली में क्या रूल्स होते हैं, सेट ऑफ कितने प्रकार का होता है, CPC में क्या प्रोविज़न है उसमें, इन सभी के बारे में मैं आपको ब्रीफली इजिएस्ट लैंग्वेज में और प्लस लीगल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इन कमिंग क्लासेस में। सो अभी हमने डिस्कस किया CPC की एप्लीकेबिलिटी और सम बेसिक एस्पेक्ट के बारे में, एंड वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर प्रोविजंस एंड एस्पेक्ट ऑफ CPC इन कमिंग क्लासेस। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद।